नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम ने विधानसभा उपाध्यक्ष से की मुलाकात। सदन में चर्चा होने से पहले मिले सीएम। कोरोना के साय में उत्तराखंड का विधानसभा सत्र, सदन के अंदर जाने से पहले विधायकों की हो रही है टेस्टिंग। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू करने के आदेश। 1.5 से 2.5 लाख की लागत से लग जाएगा 10 लाख का प्लान। रुद्रपुर में कबाड़ की 4 दुकानों में लगी भीषण आग लगने से मचा अफरा-तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हाईकोर्ट ने 20 लोगों की मौत पर 67 घायलों के मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 2011 में हरिद्वार में हवन के दौरान भगदड़ मची थी और हुआ था हादसा। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर तैयारी। प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र में भगवा रंगने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से, जहां पर भोगपुर, सांगरधरवाला और विशनपुर गांव में जल संस्थान के द्वारा नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है। वही कार्य के दौरान पुरानी लाइनों को तोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने पुरानी पेयजल लाइन ठीक नहीं करवाई, जिससे ग्रामीणों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाइपलाइन तोड़ दी है, 4 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हमने शिकायत भी करी है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं ले जा रहा है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लास चलती है सुबह, उनको पढ़ाना भी है, घर का काम भी है। क्या करना है हमने? हम दूसरों के नलके से पानी ला रहे हैं भर भर के। 6 दिन से बेचारों को पानी ढो रहे और बच्चे हैं स्कूल जाने वाले हैं। ठेकेदार आकर लाइन तोड़ के चल गया। शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई सबूत नहीं ले रहे हैं। 6 दिनों से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई पाइपलाइन डाली जा रही है और पुरानी पाइपलाइन को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी जाती है, उसके बावजूद भी पाइपलाइन को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। जहां एक तरफ कोरोना काल में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देहरादून सहित कई राज्यों में बीए और एमए की परीक्षाएं चल रही हैं और वहीं इग्नू की परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है। वहीं परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने की अपील करी जा रही है। वहीं परीक्षा केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए परीक्षा केंद्र और कक्ष को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया गया है। सभी परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग भी करवाई जा रही है। मित्रों को बधाई। पूरा एहतियात बरते हुए हैं, खुद भी सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा साक्षाबंद है यहाँ पर सारा का सारा। और सैनिटाइज कराया जा रहा है। पहले हॉल को, फिर एक जन के बाद फिर सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक एक जने की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, एक एक जने की चेकिंग हो रही है। और मैं कतई तौर पर संतुष्ट हूँ इस मामले में कि पूरा चौबंद तरीके से कोऑर्डिनेटर साहब जो अनिल पाल भी हैं। खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की शहर व आसपास के क्षेत्रों में एचआरडीए से बिना नक्शा पास करवाए कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है।
लेकिन हैरत की बात यह है कि निर्माणाधीन भवनों, कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर HRDA की कार्रवाई नाम मात्र तक सीमित है। ऐसे ही कई मामले सिविल लाइन क्षेत्र, जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र व अन्य जगहों के सामने आए हैं, जहां पर खुलेआम HRDA से बिना नक्शा पास करवाए ऐसे भवन और कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो रहा है। लेकिन HRDA विभाग बेखबर नजर आ रहा है। इन निर्माणाधीन कारों की शिकायत कई बार HRDA के अधिकारियों से की गई, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया। मामले में HRDA की संयुक्त सचिव नमामि बंसल ने भी इन अवैध निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति होती है, तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को 1827 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर और अगर किसी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सीए की कार्रवाई करते हैं। मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बना रहे आराम से, इस तरह थुक्का पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। बिना नक्शे के ये नजूल सब सिविल लाइन की सारी भूमि नजूल की है। इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, कोई परमिशन नहीं दी HRDA वाले से। अवैध काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। रुद्रपुर के अचानक 74 सड़क किनारे कबाड़ के 4 गोदामों में भीषण आग लग जाती है। आग लगने की सूचना पर पहुंची अग्निशमन के 4 वाहनों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह गोदाम में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आग लगने से चारों गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। वहीं अग्निशमन CO वंश बहादुर ने बताया कि आग ने विकराल रूप ले लिया था। अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ये शॉर्ट सर्किट के कारण बता रहे हैं। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है, इसके बाद पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है एक्चुअल में। सर कितने गोदामों में आग लगी? ये 4 हैं लगभग, जो 4 में लगी, 4 बुलवाई गई। रुद्रपुर से 3 और पंतनगर से 1। सरकार चाहे लाख दावे करती हो कि फीस को लेकर कोई भी स्कूल या कॉलेज छात्रों का शोषण नहीं कर सकता। रुड़की में इमली खेड़ा में फोनिक्स कॉलेज में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 20 छात्र छात्राओं को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और ना ही उन्हें एडमिट कार्ड मिला। आपको बता दें, मामले की शुरुआत 2 वर्ष पहले से हुई थी, जब कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्र छात्राओं को ये कहकर के एडमिशन दिया था कि उनको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिलाई जाएगी। छात्रों से मात्र 18,000 रुपए ही हर साल लिए जाएंगे, पर सरकार से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन छात्रों से 60 से 80,000 रुपए मांग रहा है। अभिभावकों का इतना बजट नहीं है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, जिसको लेकर के छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर या किसी भी जिम्मेदार शख्स ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। स्टूडेंट हूँ और मामला यह है हमारी फीस को लेकर के। MBA का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट सेम है। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था, हमसे बात की गई थी कि आपको 9,000 पर सेमेस्टर देनी है, स्कॉलरशिप आई या ना आए वो हमारी है, आपका कोई इसमें रोल नहीं होगा। लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है वो इनकी है। खबर नैनीताल से, जहां पर 6 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में एडवेंचर स्पोर्ट्स को खोलने की अनुमति मिलने के बाद पैरालाइटिंग फिर से शुरू होने लगी है। पैरालाइटिंग जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नौकुचिया ताल और भीमताल में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए पैरालाइडिंग शुरू की गई है। लॉकडाउन में छूट के बाद पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। 6 महीने बाद एक बार फिर से पैरालाइडिंग शुरू होने से बेरोजगारी का संकट झेल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि उनका व्यवसाय एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगा। हालांकि पैरालाइडिंग का लुत्फ उठाने वाले पर्यटक सीमित संख्या में ही इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं।
नमस्कार। बड़ी बहुत खुशी की बात है। आज हमारी लगभग मार्च में हमारी लॉकडाउन में हमारी पैराग्लाइडिंग सारी 12 कंपनियां बंद हो गई थी। आज कल ही कोविड-19 के थ्रू हमें नई गाइडलाइन के ऊपर परमिशन मिली है और हम यहाँ पे 12 कंपनियां काम करते हैं। हम सभी कंपनियों की तरफ से मैं शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा बेरोजगार चल रहे थे और युवाओं को रोजगार मिला है। हम कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पैराग्लाइडिंग कराएंगे। और सर, हमने भीमताल एडवेंचर में बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करी। अब मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे साथ में, मेरे जो फ्रेंड थे उनकी भी फैमिली थी। हमने बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करके बहुत आनंद लिया। इन पैराग्लाइडिंग वालों ने, जो इनके स्टाफ है, इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पैराग्लाइडिंग कराई और लैंडिंग बहुत अच्छे से कराई। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं। किसी भी विभाग द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा। विधानसभा में कोई सवाल किए जाए उसके लिए कोई विधानसभा सत्र नहीं हो रहा, जिसके चलते जनता के हित में होने वाले काम बिल्कुल ठप पड़े हुए। आपको बता दें, विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा सरकार को खास तौर पर घेरते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती ताकि जनता की समस्याओं को दरकिनार किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह काट रही है, वहीं कोविड के नाम पर तरह तरह के टैक्स भी वसूल रही है। राज्य की विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई गई है, वो भी जबकि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। 25 सितंबर तक अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। ये विधानसभा संवाद के लिए है, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, जनता की बात को उठाने के लिए है। और हमारे यहाँ इस विधानसभा में मैं अपना एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने देश की में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानकमत्ता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नानकमत्ता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस को आधा किलो चरस बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों तरफ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, ऊधम सिंह नगर जनपद में पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से बचाए रखने के लिए पूरे जिले में नशे के अभियान चलाए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नानकमत्ता पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नानकमत्ता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को कुलविंदर सिंह, जहांगीर सिंह निवासी ग्राम बिछुआ, थाना नानकमत्ता, उनकी मोटरसाइकिल के साथ चेकिंग के लिए रोका था। पुलिस द्वारा दोनों युवकों की तलाशी लेने पर आधा किलो चरस उनके पास से बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिछुआ के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा। इनकी 2 मोटरसाइकिलें हैं और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानकमत्ता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। ऊधम सिंह नगर के सतारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाल कर कृषि अध्यादेश बिल का विरोध किया। उन्होंने इस दौरान किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी आदि नारे लगाए और इसी के साथ एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश सचिव नवतेज पाल सिंह, नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के आह्वान पर कांग्रेसी खटीमा रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एकत्र हुए। बाद में ट्रैक्टरों में सवार होकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर का भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मुक्ता मिश्रा को सौंपा जाता है। पूरे देश में गरीब आदमी, किसान, छोटा किसान आज सारा रोडों पे है। सरकार की बदनीयती यहीं पे है कि उसने अध्यादेश लाया, कोरोना की आड़ में अध्यादेश लेकर आई, जबकि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी इस बिल लाने की। कुछ दिनों बाद आ सकता, चर्चा हो सकती है, पास कराने की नीति देखिए। मतलब शुरू से ही इनका दाल में काला नहीं, लोगों का एक अधिकार छीनने का, और इसमें इनके अंदर इनकी बदनीयती पहले ही से दिखाई दे रही है।
खबर रानीखेत से, जहां पर ब्रिटिश कालीन छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था ठेके पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू हो गई थी, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। आपको बता गया है ब्रिटिश कालीन नाले को सफाई के लिए, और लगातार उनकी सफाई करवाई जा रही है। ठीक है सर। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी एसआई के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी, और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकालकर भारत सरकार से मांग करी कि किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें, डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो जाता है। किसानों ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल हर तरह से किसान के विरोधी हैं और किसानों का शोषण का काम किया जा रहा है। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं किया तो आगे चलकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। खाते में तुरंत जाना चाहिए। जब आपको चेक दे दिया गया, इसमें ले किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित करके संसद में राज्यसभा ने, उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर, कानून लाकर सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है, ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार को तो कह देंगे हम खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वन मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया। झाझरा में विकसित किए गए सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को प्रकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। आपको बताते चले, नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस साल नवरात्रि से पहले सिटी फॉरेस्ट सेंटर आम जन के लिए खोला जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि झाझरा में वन विभाग द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना अच्छी सिटी फॉरेस्ट तैयार कर ली गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सिटी फॉरेस्ट हल्द्वानी में विकसित की जा रही है। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए। 25 मई 2017 से व्यापक स्तर पर जल संचय अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर वन विकास निगम के अध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। टाइम से ये लोगों के कब्जे में है। इस बार 625 डैम भरा जाना है, तो खाली करवाने की बात है। हाँ, पूर्व में इनके नोटिस दे रखे हैं, विभागीय जो भी है सभी पर नोटिस आ चुके हैं।
उधम सिंह नगर सीमांत तहसील खटीमा में नेपाल सीमा के पास बना शारदा सागर डैम, जो कि यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इस बार यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 6.25 फुट तक पानी भरा जाना है, जिससे यूपी के 7 जिलों में 3,25,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। वहीं शारदा सागर डैम में अवैध रूप से बसे 300 परिवारों को यूपी सिंचाई विभाग में शारदा सागर की जमीन से हटने का नोटिस दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 5, अगर फ्रंट में 704-5 है तो पीछे 10 फुट पानी ज्यादा होता है। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक को लेकर के कांग्रेस लगातार जहां किसानों के साथ धरना विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस किसान मोर्चा संगठन केंद्र सरकार पर देश की कृषि मंडियों के अस्तित्व खत्म करने के साथ ही किसानों की फसलों को निजी मिल मालिकों के हाथों में सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और किसान आयोग उपाध्यक्ष राजपाल सिंह कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना को किसानों के हित में बता रहे हैं। किसानों के प्रति केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है, जिसको काला कानून के रूप में किसान देख रहा है, इस अध्यादेश के आने से किसान एकदम बर्बाद हो जाएगा। किसानों का सारा जो हाथ पैर है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। आज किसान एमएसपी सरकार देती है, रेट निर्धारित करती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। रेट कोई नहीं देगा। आज अभी इस समय की स्थिति, आज की स्थिति है कि किसानों का धान 1100-1200 रुपये में राइस मिलर ले रहा है। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2011 को शांति कुंज हरिद्वार में हवन के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत और 67 लोगों के घायल होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तारीख नियत की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि केस का पूरा रिकॉर्ड गायब कराया गया है, जिससे कि ये केस दोबारा से खुल ना सके, इसलिए केस का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा। तो 2015-16 या 17 में जो सरकार रही हो उसके द्वारा जो है शांति कुंज के 4 व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू किया गया प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ कर लिया गया है और ये नहीं बताया गया कि किस गुड फेथ में और किस पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विथड्रॉ किया गया है। और 19 तारीख को ही मुझे विभिन्न समाचार पत्रों से सूचना मिली कि उक्त केस की फाइल सचिवालय से गायब करा दी गई। मैंने दोनों न्यायाधीशों से कहा कि इसकी फाइल रिक्रिएट हो सकती है यदि हम प्रयास करें। डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार एवं जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में इसके कुछ न कुछ समस्त कागज जो है हमको अवश्य मिल सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।